हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी हॉस्टल वार्डन आरआई की तैयारी के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा, है ना, कि और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सीजी पटवारी की वैकेंसी जो है कंफर्म हो गई है कि आने ही वाली है, जो कि 301 है और 24 जिलों में आई हुई है। तो ये बस, और आज से हमारा नया कोर्स भी चालू हो रहा है, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बस आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ में अपनी प्रिपरेशन को जो है करना है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको बताया है। यदि आप में से किसी ने सिलेबस नहीं देखा है तो चैनल में सीजी पटवारी 2022 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जा करके पहले सिलेबस को देख लीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है, किस एरिया को पढ़ना है, कितना समय देना है, ठीक है। तो अभी D1 है, तो D1 में हमको हम आज क्या देखने वाले, इंडिया जीके, ठीक है। इंडिया जीके में हम एशियन हिस्ट्री देखेंगे, और एशियन हिस्ट्री में क्या देखेंगे, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता देखने वाले हैं। जो हॉस्टल वार्डन है उसके सिलेबस में एशियन हिस्ट्री नहीं है, वो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट होता है। बट पटवारी ऐसा नहीं, पटवारी में आपको एशियन हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले आता है, हमको क्या जानना है एशियन हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। ये जो है इतना इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं है, बट एक ओवरऑल एक थोड़ा बहुत बस आइडिया आपको होना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, जो स्टोन एज है उससे ज़्यादा क्वेश्चन केवल यूपीएससी में पूछे जाते हैं, बाकी जैसे सीजी व्यापम है इसमें क्वेश्चन ज़्यादा स्टोन एज से नहीं पूछते, ठीक है। ब्रॉन्ज एज देख लेते हैं हम। ब्रॉन्ज एज में ऐसा बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता इसी समय पे आई थी। कब आई थी? ब्रॉन्ज एज में आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तांबे एवं कांसे के औजार मिले थे, मिट्टी के बर्तन। सबसे पहले तो ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का मिश्रित धातु होता है। किसका? कॉपर और टिन का मिश्रित धातु होता है। एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। और साथ में ब्रॉन्ज एज में क्या हुआ था, खेती, पशुपालन, हस्तकला एवं व्यापार चालू हुआ था, ठीक है। खेती, पशुपालन, हस्तकला एवं व्यापार क्या था उस समय, लिपियों का विकास हुआ था, ठीक है, जिनकी मदद से क्या हुआ, आज के पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल होते हैं। यानी कि लिपियों का विकास हो रहा था उस समय, ठीक है। फिर आता है हमारा लौह युग। लौह युग में लोहे का इस्तेमाल होता था, ठीक है, लोहे का इस्तेमाल। फिर उसमें क्या था, उस समय लोहे के औजार थे, साथ में खेती, पशुपालन, हस्तकला एवं व्यापार, जैसा कि ब्रॉन्ज एज में था। फिर क्या था, इसमें विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाओं का विकास हो गया था। उसमें लिपि, इसमें वर्णमाला आ गई थी, यानी कि साहित्य और इतिहास लिखे जा सके, जिसकी मदद से वर्णमाला आ गई, जिससे साहित्य और इतिहास लिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, इतना ही बस आपको जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें, ठीक है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है अपने को, क्योंकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज को कवर अप करते हुए चलना है, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज का मेन टॉपिक है हमारा। तो हमको सबसे पहले ये जानना है इसका युग, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं, लेकिन आपको जो यूपीएससी ने जो आंसर को कंसिडर किया है, वो इसका युग जो है वो है 2700 से लेकर के 1920 तक का, ठीक है। समझ में आया? फिर उसके बाद हमको इसमें आज देखना क्या है, ये इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से पहले देखना है एक बार, ठीक है। तो क्या है, जहाँ जहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँगी ना, उतना ही प्लेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मांडा हो गया, हरप्पा हो गया, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ठीक है। फिर अलामगीरपुर, फिर उसके बाद आता है आपका मोहनजोदाड़ो, फिर आता है सुतका गेंडोर, फिर आता है आपका धौलावीरा, लोथल, सुरको टाडा, ठीक है। ये कुछ फिर आता है
चानहुदारो। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए, जिसका नाम स्पेशली आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम क्या देखने वाले, ये भारत में यानी कि कुल मिलाकर के, भारत में बस नहीं, कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, ये मैप उसको दर्शाता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ था, सबसे पहले आपको नोट डाउन, जहाँ जहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कहाँ पे था, सिंध में था, सिंध, ठीक है। फिर बालूचिस्तान, ये जो है सुतका गेंडोर कहाँ है, ये बालूचिस्तान में है, ठीक है, बालूचिस्तान। फिर उसके बाद आता है पंजाब, पंजाब कहाँ का, पाकिस्तान का भी और भारत का भी, ठीक है। फिर आता है आपका यूपी, कौन सा यूपी, नो वेस्टर्न यूपी, कौन सा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है। फिर आता है आपका, फिर आता है हरियाणा, क्या आता है, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में आपको क्या जानना है, कौन कौन सी प्लेस हैं, ठीक है। फिर आता है राजस्थान, फिर क्या आता है, गुजरात, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इन राज्यों में जो है, इन प्लेस में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक एक करके सबको देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है कि अरे ये तो समझ में नहीं आया, क्या बता के चले गए, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, आगे सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम एग्जाम में पूछा जाता है कि और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मुख्यतः सिंधु घाटी की नदी के यानी कि जो भी प्लेस मिले हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो सिंधु नदी के तट पर है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता, क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यदि किसी प्लेस का यानी कि सबसे पहले किसी साइट का जो एक्सकवेशन हुआ यानी कि खुदाई हुई है, वो किसकी हुई है, हड़प्पा की हुई है। हड़प्पा किस और कब हुआ है, 1921 में हुआ है। किसकी द्वारा हुआ, तो D.R. साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, D.R. साहनी के द्वारा, साथ में क्या बोलते हैं, दयाराम साहनी नाम है, ठीक है, दयाराम साहनी। फिर उसके बाद आपको क्या चीज़ जानना है, इसमें रावी नदी के तट पर है, किसके नदी, कौन सी नदी, रावी नदी के तट पर हड़प्पा है, ठीक है, इतना याद रखोगे। फिर उसके बाद आता है, इसको कांस्य युग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कांस्य युग भी इसे कहा जाता है। फिर आपको याद करना है कि जो भी हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन सी प्लेस हैं, तो सबसे पहले अलामगीरपुर जो कि मेरठ यूपी में आता है, ये उसका पूर्वी छोर है। फिर आता है सुतका गेंडोर जो कि अभी मैंने आपको बताया था, जो कि बालूचिस्तान में आता है, ये इसका पश्चिमी छोर है। फिर आता है दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद इसका दक्षिणी छोर है जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। फिर आता है मांडा जो कि अकनूर में है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये उसका उत्तरी छोर है, ठीक है। याद कैसे करोगे, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, कैसे याद करोगे, आलसी, आलसी दाइमा, क्या बोलोगे, आलसी दाइमा, आलसी AL हो गया, अलामगीरपुर SI सुतका गेंडोर, दाई से क्या हो जाएगा, दाइमा, दाइमाबाद, ठीक है, माँ से क्या हो गया, मांडा, ठीक है। याद कैसे करोगे, माँ कैसे बनाते हो, आधा माँ ऐसे बनाते हो, तो ईस्ट हो गया आपका, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अलामगीरपुर हो गया, फिर सुतका गेंडोर हो गया, दाइमाबाद हो गया और ये मांडा हो गया, आलसी दाइमा, इस तरह से याद कर लो आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, क्या क्या है इसकी, तो सबसे पहले जब ये खुदाई किए तो इनको ये सील मिली, कहाँ से मिली, हड़प्पा से मिली, ठीक है। तो इसको देख करके सब लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगे, बोले अच्छा ये तो कोई पशु है, इसका मतलब पशुपालन हुआ करता था, यानी कि वहाँ के लोग पशुपालन जानते थे, तो वो बोले कि अच्छा उस समय पशुपालन हुआ करता था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ करता था। फिर सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे, बोले कि नहीं ये तो लग रहा है भेड़ है, फिर बोले नहीं ये तो लग रहा है बकरी है, फिर बोले नहीं ये तो लग रहा है कि कुत्ता है, फिर बोले नहीं नहीं ये तो लग रहा है कि बैल है, फिर बोले नहीं ये तो भैंस है, बोले नहीं ये तो हाथी है,
समझ में आ रहा है? यानी कि सब इतना अपना अपना सब विचार दिए, अपना दिमाग दिए, बोले कि ये ऐसा लग रहा है कि ये रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के फिर फाइंडिंग क्या हुई कि इतनी एनिमल्स उस समय रहे होंगे। लिखा नहीं है, माने हैं इसको, ठीक है, फाइंडिंग्स हुई हैं इसकी कि अच्छा ये रहे होंगे। लेकिन बोले हम तो इतना कुछ सोच लिए, बट ये एग्जैक्टली तो ऐसा लग रहा है कि ये श्रृंगी पशु है। श्रृंगी पशु क्या होता है? जिसकी सींगें होती हैं, देखिए है ना, सींगें होती हैं। फिर इसको हम्प्ड बुल भी बोलते हैं। हम्प्ड बुल क्यों बोलते हैं? जिसके कुबड़ निकला रहता है उसको हम्प्ड बुल बोलते हैं। इसका मतलब ये कंफर्म कर दिए कि सील में तो इनके यूनिकॉर्न है। सील में कौन है? यूनिकॉर्न है। एग्जाम में आता है सील में कौन है? हम्प्ड बुल है, ठीक है। फिर उसके बाद बोले कि फाइंडिंग्स आगे हुई। फिर बोले कि उस समय की टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। और वो टाउन प्लानिंग कैसी थी? शहरी थी, शहरी सभ्यता थी। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? शहरी थी। समझ में आया? क्यों बोले आगे अभी आपको पता चलेगा क्यों बोले हैं, ठीक है। ये उनके जो है टाउन स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, इस तरह की उनकी टाउन प्लानिंग्स हुआ करती थी। ये उनके घर हुआ करते थे। क्या होते थे? घर हुआ करते थे, ठीक है। इस तरह की ग्रिड सिस्टम में, ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम होता है आपका, ग्रिड सिस्टम होता है कि एकदम मतलब कि पर्टिकुलरली, एक मिनट है ना, ग्रिड सिस्टम होता है कि इस तरह के घर बनाए जाना, यानी कि एक लाइन से पूरे सभी घर रहते थे उस समय। यानी कि हवा यदि ऐसे फ्लो करती थी तो भी रोड साफ होता था, ऐसे फ्लो करती थी तो भी रोड साफ हो जाता था। यानी कि सफाई वो उनको करना नहीं पड़ता था, खुद हो जाता था, ठीक है। ग्रिड सिस्टम, बेस्ट टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। साथ में इनके यहाँ क्या हुआ करता था? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम कैसा हुआ करता था? दो प्रकार की इनके यहाँ ड्रेनेज पाइप हुआ करती थी। दो प्रकार की कैसे? एक में सीवरेज रहता था और एक में किचन का पानी बहता था। सीवरेज में मीन्स टॉयलेट का पानी जहाँ पे बहता था वो अलग पाइप रहती थी, लेकिन जहाँ पे किचन का पाइप रहता था और जो उसमें से पानी निकलता था ये उसको स्टोर करते थे, ठीक है। उनको इतना पता था कि पानी जो है कीमती है, जिसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। स्टोर करके ये क्या करते थे? रिसाइकल करते थे, यानी कि पुनर्उपयोग में उसको लाते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसको? जो ये पानी को स्टोर करते थे। कहाँ का पानी? किचन का पानी। साथ में इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड रहता था। बाहर नालियाँ नहीं बहती थी कि बाहर रोड में बह रही है नाली, यानी कि पानी गिरा तो पूरा सबके घरों में नाली का पानी आ गया, नहीं, अंडरग्राउंड नाली होती थी, ठीक है। साथ में इनकी नालियों में मैन होल्स होते थे, यानी कि पूरी ढकी हुई नाली होती थी इनकी। साथ में बीच बीच में ऐसा, जो अभी जो आप शहरों में जाओगे तो देखोगे कि इस तरह से मैन होल्स बनाए जाते हैं, यानी कि कहीं पे नालियों में यानी बहाव यदि रुका तो खोल करके ये पता कर लेते थे अच्छा यहाँ पे ब्लॉकेज है। इस तरह की इनकी बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे जो कि अंडरग्राउंड होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद अमीरी गरीबी तो सभी समय पे रही है, उस समय भी रही होगी। तो बोला गया कि उस समय सिटाडल्स थे, ठीक है। सिटाडल्स इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये पता चला कि बोलते हैं ऊपर में अमीर रहते रहे होंगे और नीचे में गरीब रहते रहे होंगे, ऐसा केवल बोला गया। चाहे और कोई रहता रहा हो ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन बोला गया ऊपर में अमीर और नीचे में गरीब रहते रहे होंगे। इस तरह से इनकी बेस्ट टाउन प्लानिंग थी। साथ में ये जो भी ईंटें यूज करते थे वो जो होती थी बर्न्ट ब्रिक्स होती थी, यानी कि जो भट्ठे में पकी हुई ईंटें होती हैं उसको ये यूज करते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, ये स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इससे पता चला कि ये सूर्य उपासना करते थे। साथ में ये पेड़ों की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पेड़ की पूजा करते थे, यानी कि नेचर की पूजा करते थे, ठीक है। साथ में ये धरती की पूजा करते थे। मैंने आपको क्या बताया? ये खेती जानते थे तो ये धरती की पूजा करते थे। और धरती को क्या मान के करते थे? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि उर्वरता की देवी मानते थे धरती को, ठीक है। साथ में उस समय हमको फाइंडिंग्स मिले हैं कि लिंग और योनि की भी पूजा करते रहे होंगे, है ना, लिंग और योनि की पूजा करते थे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे
फिर ये मेन क्रॉप्स मैंने आपको क्या बताया, ये जो है खेती करते थे, यानी कि धरती को माने पूजते थे। साथ में ये खेती आखिर करते किसकी थी, तो ये गेहूं और जौ उगाते थे। क्या, गेहूं और जौ, मुख्यतः किसकी खेती करते थे, गेहूं की और जौ की, ठीक है। लेकिन जो यदि पूछा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, क्या कहीं से राइस के एविडेंस मिले, यानी कि धान का कोई साक्ष्य है क्या, चावल का कोई साक्ष्य है, तो केवल और केवल लोथल और रंगपुर में मिले हैं। किसके साक्ष्य, चावल, धान के साक्ष्य, ठीक है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। रंगपुर और लोथल कहाँ है, गुजरात में, वहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। साथ में ये तो मुख्य इनके जो उपज थी, ये तो मुख्य उपज थी, लेकिन साथ में और क्या क्या ये उगाते थे, तो साथ में बोला गया कि ये कॉटन यानी कि रुई, डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, पल्सेस, पी, मेलन्स और अन्य और आदि, यानी कि कुल मिलाकर के ये अदर क्रॉप्स भी जानते थे। जो भी कैश क्रॉप्स जो अभी अपन उगाते हैं, ये उस समय करते थे। और बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसे थे जिन्होंने कॉटन की खेती चालू की थी, जिन्होंने कॉटन को इंट्रोड्यूस किया था। कब के, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे वर्ल्ड में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, किसको, कॉटन को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे फिर उसके बाद कुछ इनकी कुछ ऐसी फाइंडिंग्स पता चली जिसमें व्यापार के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग है, ये कारण है, ठीक है। फिर बोला गया कि उस समय जो है ये व्यापार करते थे, किसके साथ, ओमान के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, खेतरी के साथ, सौराष्ट्र के साथ, बालूचिस्तान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इसके साथ इनके क्या होते थे, व्यापार हुआ करते थे। इसका मतलब जो है इनके यहाँ इनलैंड ट्रेड और फॉरेन ट्रेड दोनों होते थे, यानी कि ये अंदर, यानी कि जो हमारे जो देश में जो है उनका भी व्यापार करते थे, जो भी जगह है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि इनलैंड ट्रेड मीन्स क्या होता है, यानी कि अंदर की जगह पे जिसको वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि जो जीएसटी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, सिंपली एज सिंपल एज दैट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इनके उस तरह से भी ट्रेड होते थे। साथ में इनके ट्रेड क्या होते थे, फॉरेन ट्रेड भी होते थे, ठीक है। साथ यानी कि ये मुख्यतः ये इंपोर्ट करते थे। तो इंपोर्ट ये क्या क्या चीज़ का करते थे, बोला गया था कि गोल्ड का करते थे, ठीक है। गोल्ड का कहाँ कहाँ से करते थे, तो कोलार कर्नाटका, ये आप जानते होंगे कि यहाँ पे गोल्ड माइंस है, कोलार कर्नाटका में गोल्ड माइंस हैं, ठीक है। साथ में ऐसा बोला जाता था कि अफगानिस्तान से भी गोल्ड आता था, कहाँ से, अफगानिस्तान से भी गोल्ड आता था, ठीक है। साथ में ईरान, पर्शिया से भी गोल्ड आता था, ठीक है, आयात होता था किसका, गोल्ड का। फिर उसके बाद इसी तरह से सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह की अन्य अलग अलग धातुओं का ये व्यापार करते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग जगह पे, यानी कि कुल मिलाकर के इतने जो जगह है इनका व्यापार था, यहाँ फैला था। लेकिन उस समय लॉयन के कोई एविडेंस नहीं थे, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है क्या लॉयन का कोई एविडेंस है, तो बिल्कुल नहीं मिला है लॉयन का कोई एविडेंस, ठीक है। इनको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन इनको आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्यों जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये तो कांस्य युग के थे, लौह युग तो आया ही नहीं था उस समय, समझ में आया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब हमको इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़ना है। इंपॉर्टेंट साइट्स में हमको क्या देखना है, हमको इंपॉर्टेंट साइट्स में जो भी मैंने अभी आपको प्लेस बताया उसी में से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। देखिए ये बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर में ये हड़प्पा है, यानी कि कहाँ पे पड़ा, पाकिस्तान, पंजाब में, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। साथ में कौन थे, माधव स्वरूप वत्स, कौन, माधव स्वरूप वत्स ने। कब हुआ था, 1921 में। और मैंने आपको क्या बताया था, रावी नदी के तट पर ये बसा है, ठीक है। इतना तो मेन अभी आपने पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या हुई, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ पे ये हुई कि यहाँ पे ग्रेनरीज मिली है। ग्रेनरीज क्या होता है, भंडार गृह, क्या होता है, भंडार गृह, ग्रेनरीज, ठीक है। इस तरह से इनकी ग्रेनरीज, यानी कि ये खेती तो करते थे, साथ में उसको रखना भी जानते थे, उसका संग्रह भी जानते थे। खेती
जो भी ये उगाते थे उसका संग्रहण भी करते थे। तो ग्रेनरीज मिली, कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली। साथ में बुलक कार्ट्स मिले हैं। बुलक कार्ट्स मतलब बैला गाड़ी, ठीक है, बैला गाड़ी मिले। तो क्यों? क्योंकि बैल मिले तो बैला गाड़ी मिली, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बुलक कार्ट्स मिले, बोला जाता है 4 पहिए का, 8 पहिए का जो है बुलक कार्ट्स मिले थे। और कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स भी बोलते हैं, ठीक है, पूछा जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए। माउंड ऑफ डेड्स किसको बोलते हैं? मोहनजोदाड़ो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी हड्डियां हैं, है ना, अस्थि पंजर जिसको हम बोलते हैं, पूरा कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी खोज किसने की? इसके खोजकर्ता है। आपको याद रखना है कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, खोजकर्ता, वर्ष और नदी मुख्य। फिर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हुई है इस चीज क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है। वो इजी आपको याद होगा, पढ़े तो बहुत बार हो, बट याद कितना चीज आप रख सकते हो, ये है खेल कंपटीशन का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन कौन डिस्कवर किया है, यानी कि डिस्कवरर कौन कौन है मोहनजोदाड़ो का? ये जो है सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। तो R.D. बनर्जी, कौन? R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी, बहुत बार नाम दे देता है राखल दास, और हमने पढ़ा है R.D., तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नाम भी जान लो, राखल दास बनर्जी, ठीक है। तो 1922 में, हड़प्पा कब था? 1921 में, और ये कब आया? 1922 में मोहनजोदाड़ो, ठीक है। साथ में मैके जो कि 1927 में, और व्हीलर 1930 में इसके खोजकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर यदि आपसे पूछा जाएगा तो 1922 ही आपको टिक करना है, एक डेट तो पर्टिकुलरली मोहनजोदाड़ो के लिए याद कर लो, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में जो पड़ता है, यह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। वो किस में था? हड़प्पा, रावी में। ये कहाँ? सिंधु, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? अभी मैंने आपको क्या बताया? भंडार गृह किस में मिला? हड़प्पा में मिला। लेकिन सबसे बड़ा भंडार गृह कहाँ मिला है? सबसे बड़ा भंडार गृह मिला है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, याद रहेगा, सबसे बड़ा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट यानी कि ग्रेट ग्रेनरी कहाँ से मिली है? सबसे बड़ा भंडार गृह कहाँ मिला हमको? मोहनजोदाड़ो में। हिंदी मीडियम स्टूडेंट सुन के, क्योंकि अधिकतर जो भी है मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो लिखा बस इंग्लिश में है, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, नहीं, जो कि सुन के आपको सुनना है ना, वीडियो देख रहे हो, नहीं तो फिर डायरेक्टली आपको PDF ही बस दे देते हैं कि लो पढ़ लो। बुक में तो यही रहता है ना कि बस पढ़ लो, लेकिन मेंटर किससे ज़रूरी रहता है? मेंटर आपको समझाने के लिए होता है, ठीक है। तो ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली है, यानी कि सबसे बड़ा भंडार गृह कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। साथ में यहाँ पे क्या मिला है? ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है। इस तरह से ग्रेट बाथ हुआ करते थे। अब ये बताओ, ग्रेट बाथ आपसे पूछेगा कि कहाँ मिला, तो मोहनजोदाड़ो में मिला ग्रेट बाथ। अब ये बताओ, यहाँ पे तो ग्रेट बाथ है, लेकिन साथ में यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब कोई नहाएगा तो उधर मुंह करके कोई देखेगा, बैठेगा क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ से पता चला कि ग्रेट बाथ को डेली अपने नहाने के लिए यूज़ नहीं करते थे, किसी रिचुअल्स के लिए यूज़ करते थे। यानी कि कोई भी पारंपरिक जो भी अवसर पड़ते थे, जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, जैसे कुंभ पड़ गया हमारा, समझ में आ रहा है, तो ये किस लिए यूज़ करते थे? उसको अपने किसी रिचुअल्स के लिए यूज़ करते थे। यानी कि पारंपरिक पूजा में जो भी स्नान लेते थे, जो भी स्नान करते थे, तब इनका उपयोग में लाया जाता था ग्रेट बाथ को। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद पशुपति महादेव, मैंने क्या बताया? अलग अलग पशु मिले हैं, इनको देखे हैं और ये समझे हैं कि अच्छा अलग अलग पशु थे, लेकिन ये जो है यानी कि इनको तो पर्टिकुलरली इनको ऐसा पता चला कि ये पशुओं को तो मानते थे, ठीक है, पशुओं को मानते थे। ये पशुपतिनाथ, पशुपति महादेव, प्रोटो शिवा सील, ये क्या है? इसका मतलब ये है, ये एज अ प्रोटेक्टर, यानी कि पशुओं का जो भी पालन करता है वो कौन होता है? पशुपति यानी कि मालिक, ठीक है, पशुपति। इस तरह से ये किसको मानते थे? महादेव को मानते थे, पशुपति, ठीक है। तो ये पशुपति में इस तरह की सील मिली है,
उस समय की, ठीक है। साथ में यहाँ पे एनिमल्स, जो यहाँ पे अलग अलग हमको एनिमल्स देखने को मिले हैं। एनिमल्स में बोला गया कि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि प्रोटोशिवा और वी कैन से पशुपति जो सील मिली है, पशुपति महादेव की जो सील मिली है उसमें कौन कौन से एनिमल हैं, ठीक है, कौन कौन से जानवर हैं। तो उसमें हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा है। क्या है? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, ठीक है। देख लीजिए ये है पूरा हाथी, गेंडा, चीता। लेकिन आपको ये याद रखना है लॉयन नहीं मिला है, शेर के कोई साक्ष्य नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के। चीता के तो हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि टाइगर है बट लॉयन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर और भी है इसमें, और क्या मिला है मोहनजोदाड़ो में? हमको मिला है ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए डांसर, यानी कि जो नृत्य करती हुई एक लड़की की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है। साथ में क्या मिला है? दाढ़ी वाले आदमी का जो है हमको स्टीटाइट मिला है। स्टीटाइट इमेज ऑफ व्हाट? बियर्ड मैन, यानी कि दाढ़ी वाले किसी भी मनुष्य की जो है मूर्ति मिली है हमको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन स्केलेटन। मैंने आपको क्या बताया कि इसको मृतकों का टीला बोलते हैं। देख लीजिए ये पूरी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर मतलब पूरी लदी हुई हैं, अस्थि पंजर, ठीक है, यानी कि पूरी अस्थियां हैं, इसीलिए इसको मृतकों का टीला बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड्स बोलते हैं, क्योंकि ये मोहनजोदाड़ो में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सुतका गेंडोर। जैसा कि मैंने बताया ये क्या है? पश्चिमी छोर है, बालूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोजकर्ता कौन है? स्टेन है। कब किए? 1929 में किए। और ये कौन सी नदी के तट पर है? ये दस्त नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? दस्त नदी के तट पर है, ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा? 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदाड़ो और 1929 में कौन? सुतका गेंडोर, ठीक है। स्टेन और दस्त रिवर याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चान्हुदारो। चान्हुदारो कहाँ पड़ता है? सिंध में पड़ता है। कहाँ है ये सिंध? पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है NG मजुमदार। कौन है? NG मजुमदार, ठीक है, जिसका नाम क्या है? नानी गोपाल मजुमदार। कब किए हैं? 1931 में। मुख्य रूप से आपको यही डेट याद रखनी है 1931, क्योंकि अक्सर पूछा गया है, ठीक है। फिर साथ में अर्नस्ट जॉन हेनरी और मैके जो है, अर्नस्ट जॉन हेनरी मैके, ये एक ही नाम है ना, अलग अलग नाम नहीं, मैके बस याद रख लोगे तो भी काफ़ी है। ये जो है 35-36 में ये भी खोज किए हैं चान्हुदारो की, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो नाम याद रखना है, मजुमदार और मैके। मजुमदार 31, मैके 35, ठीक है। तो ये कहाँ पे? सिंध है। मोहनजोदाड़ो सिंध में था। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये भी किसके तट पर? सिंधु नदी के तट पर। इसमें क्या है? इसमें शिल्प उत्पादन, ये क्या था? यदि पूछा जाता है बीड फैक्ट्री, बीड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पे मिली? बीड मेकिंग की एविडेंस कहाँ मिले हैं? यानी कि शिल्प उत्पादन का साक्ष्य कहाँ से मिला है आपको? और शिल्प उत्पादन में मनका निर्माण, शेल निर्माण, धातु कर्म, मुहर निर्माण और तौल निर्माण शामिल है, ठीक है। यानी कि उसमें बीड फैक्ट्री आपसे यदि पूछेगा कि कहाँ पे मिला है तो आपको याद रखना है चान्हुदाड़ो में मिला है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? अमीरी गरीबी तो सभी जगह रहती है, लेकिन चान्हुदाड़ो एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिटाडल नहीं है। सिटाडल मतलब जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना था कि ऊपर में जो है अमीर रह रहे हैं और नीचे में गरीब रह रहे हैं, लेकिन चान्हुदाड़ो में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में इसका रिवीजन भी करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है आपको कि अरे याद ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब याद होगा, है ना। आपको अधिनियम जब आप लोग को याद हो गया तो आप लोग को तो सब चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अब मैंने इसको याद कैसे किया था कि बैंगल्स कहाँ के फेमस है? राजस्थान के फेमस है। बैंगल्स कहाँ के फेमस है? राजस्थान के फेमस है। आप भी ऐसे याद कर लो, बैंगल्स कहाँ के फेमस है? राजस्थान के। एक ट्रिक है ये पर्टिकुलरली, है ना, बैंगल वहाँ की फेमस हो चाहे ना हो,
याद तो करना है अपने को, कोई पूछने थोड़ा ना आता है कि याद कैसे किए हो, समझ में आ रहा है, बस याद कर लो। तो हनुमानगढ़ राजस्थान में। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है अमलानंद घोष। केवल घोष भी याद कर लोगे, अमलानंद याद भी नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, घोष, क्योंकि इस तरह का और कोई आदमी आगे डिस्कवरर नहीं मिलेगा। घोष कौन है? कालीबंगन। ठीक है, समझ में आया। फिर ये इसकी फाइंडिंग कब हुई है? 1953। डेट याद रखेंगे क्योंकि बुक में अलग अलग डेट दिया है इसका। ये जो है 1953 आप लोग याद रखेंगे इसके लिए, कालीबंगन के लिए। ये कौन सी नदी के तट पर है? ये घग्घर। किसके? घग्घर नदी के तट पर है। समझ में आ रहा है? कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। बैंगल्स कहाँ की फेमस है? राजस्थान की फेमस है। कौन सी नदी? घग्घर। कौन किया? घोष। घोष घग्घर ऐसे याद कर लो और 53 याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद हवन कुंड फायर अल्टर्स यानी कि हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ध्यान से सुनना, केवल लिखा वो इंग्लिश में है लेकिन मैं बोल हिंदी में रही हूँ, ये आप लोग ध्यान दो, है ना। हवन कुंड कहाँ मिला है? कालीबंगन में मिला है। फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कैमल बोन्स, यानी कि वो ऊंट में खुद चढ़ते थे या चढ़ा क्या करते थे ये वो जाने, है ना। खुद चढ़ते थे, सामान ढोने के लिए यूज़ करते थे, क्या करते थे इसका कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन बोला गया है कि कैमल बोन्स यदि कहीं मिले हैं तो वो कालीबंगन में मिले हैं। राजस्थान में याद करो कैमल रहते हैं, तो कैमल बोन्स कहाँ से मिले? राजस्थान में मिले। बस ऐसे याद हो जाएगा आपको। फिर वुडन प्लग यानी कि लकड़ी के हल मिले हैं। क्या मिले हैं? लकड़ी के हल, यानी कि खेती तो करते थे, यानी कि जुताई करते थे। ये समझ में आ रहा है यहाँ से, यानी कि लकड़ी के हल कहाँ से मिले हैं? लकड़ी के हल जो मिले हैं हमको कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, याद रखना इतने चीज को। फिर उसके बाद आता है लोथल। तो लोथल कहाँ पड़ता है? नीचे, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है लोथल, है ना। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है SR राव। कौन है? SR राव। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, ये कब हुआ? वो 53 था। कौन? कालीबंगन 53, ये 54। फिर उसके बाद ये कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा। किसके? भोगवा। ओ याद हो जाएगा, मी भी शायद आपको। लोथल, लो, ये भो। ठीक है, लोथल भो, कुछ रिलेट करके पढ़ना तो ज़रूरी ही है आपके लिए। ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा। फिर आपको ये याद रखना है कि लोथल में बंदरगाह के यानी कि डॉक यार्ड के साक्ष्य, यानी कि डॉक यार्ड कहाँ पे है? लोथल में है। ठीक है, नेशनल डॉक यार्ड्स, इस तरह के डॉक यार्ड्स होते हैं। और लोथल के डॉक यार्ड्स जो ऐसे हैं, मान के चलो इस तरह से है, यानी कि शिप जो है कहीं टकराती नहीं है, सीधा एकदम कोस्ट पे आती है। इस तरह से इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यानी कि बीच में यदि कहीं पे पत्थर उत्थर, जो ये लोथल के डॉक यार्ड्स हैं, शीप कहीं टकराती नहीं है, सीधा इस तरह से बने हुए हैं। सीधा कहाँ पे आती है? कोस्ट पे आती है, किनारों पे आती है। ठीक है, फिर उसके बाद इस यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं डबल बरियल के। डबल बरियल क्या होता है? यानी कि जो शव को जो दफनाते हैं वो, ये ऐसा फाइंडिंग हुआ है कि एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया है। और वो 2 लोग कौन हैं? एक तो मेल है और दूसरी फीमेल है। यानी कि उस समय आप ये सोच सकते हो, यानी कि सती प्रथा रही होगी। समझ में आ रहा है? फीमेल यदि मेल के साथ यदि गई है, पत्नी पति के साथ गई है, इसका मतलब सती प्रथा उस समय रही होगी। साक्ष्य नहीं है लेकिन बोला गया है कि उस समय डबल बरियल्स होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या है? साथ में एक चीज छूट गया शायद, और वो क्या छूट गया है? हाँ, ये सब छूट गया है। क्या है ये? उस समय क्या होते थे? राइस हस्क, यानी कि क्या होता था? धान की बूसी जो बोलते हो ना, धान की बूसी, यानी कि राइस हस्क के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमको? लोथल से मिले हैं। साथ में चेस, उस समय चेस खेलते थे, सोचो लोग। ठीक है, तो चेस के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमको? लोथल से मिले हैं। साथ में हवन कुंड के साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिले हैं? हमको मिले हैं लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सुरकोटाडा, जो कि गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, देखो कालीबंगन में क्या याद किए हो? कैमल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या याद करना है? यहाँ पे हॉर्स के साक्ष्य हैं, यानी कि हॉर्स के बोन्स हैं, यानी कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं हमको? सुरकोटाडा में। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ में इस तरह से बना रहता है ना,
यानी कि जो गुजरात का एरिया है, रन ऑफ कच्छ, सुरकोटाडा कहाँ पे है, इस तरह से बना रहता है, यहाँ पे आपका पड़ता है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, इस तरह से है। तो वहाँ पे है क्या आपका सुरकोटाडा। कौन खोज करता है, जेपी जोशी। कब, 1964 में, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में, एट द हेड ऑफ द रन ऑफ कच्छ, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पड़ता है, ये भी गुजरात में है। लोथल, सुरकोटाडा और धोलावीरा ये सब कहाँ पे पड़ता है, आपका गुजरात में पड़ता है। और इसके भी खोजकर्ता कौन है, जेपी जोशी, ठीक है, जेपी जोशी। उसमें भी क्या था, लोथल में भी कौन था, जेपी जोशी। अभी जस्ट हमने क्या देखा है, अभी सुरकोटाडा, सुरकोटाडा में जेपी जोशी, और साथ में धोलावीरा में भी जेपी जोशी ही है, ठीक है। ये कब इसकी खोज की गई है, तो 1967 में इसकी खोज की गई है, ठीक है। और ये कौन सी नदी के तट पर है, ये जो है लूनी रिवर के तट पर है। किसके तट पर है, लूनी रिवर। और धोलावीरा में आपको जो याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वो ये है कि उस समय वाटर हार्नेसिंग यानी कि वाटर रिजर्वायर, मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, कि किचन के पानी को ये अलग स्टोर करते थे। अब ये देखो इस तरह से स्टोरेज रहा, यानी कि संग्रहण जानते थे, जल संग्रहण जानते थे, यानी कि जलाशय और भी कैसे तालाब, ये इस उसके महत्व को जानते थे, पानी को वेस्ट नहीं करते थे। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमको, वाटर रिजर्वायर यानी कि तालाब, जलाशय, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमको, धोलावीरा से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बनावली, जो कि हरियाणा में पड़ता है। बनावली जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ से आपका इसके खोजकर्ता कौन है, आर.एस. बिष्ट। कौन है, आर.एस. बिष्ट। कब हुआ इसका खोज, 1974 में। कौन सी नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर। किसके, सरस्वती नदी के तट पर। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे ड्रेनेज, ये याद रखना है कि बाकी तो सभी जगह पे ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, यानी कि निकासी हुआ करती थी, नालियों के पानी की निकासी हुआ करती थी, लेकिन एक जगह नहीं होती थी। और वो कौन सी जगह थी, बनावली। यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं हुआ करता था, ठीक है। फिर साथ में आपको यही याद रखना है, यदि मिट्टी के किसी भी चीज़ का यदि जिक्र होता है तो वो बनावली में ही है। अब आप लोग याद कैसे करोगे, वली, बनावली, ठीक है। वाली से याद कर लो माली, माली। और माली किसका काम करता है, मिट्टी का काम करता है। किसका काम करता है, मिट्टी का काम करता है, यानी कि क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, यानी कि मिट्टी की जो देवी माँ की यदि कहीं पे मूर्ति है तो वो कहाँ पे है, बनावली में है। बनावली यानी कि हरियाणा। वाली, बनावली, वली मतलब माली, ठीक है, ऐसे रिलेट करो, माली। और माली किसका काम करता है, मिट्टी का काम करता है, ठीक है। यानी कि मिट्टी, पौधों को कैसे लगाता है, मिट्टी को खोद के, ये सब है ना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, साथ में उस समय ये बनावली से हमको जौ के भी साक्ष्य मिले हैं, जौ, बार्ले, साथ में बीड्स यानी कि जो भी मोती ये सब हैं उसके साक्ष्य भी हमको बनावली से मिले हैं, ठीक है। फिर आता है आपका दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र अहमदनगर में पड़ता है। अब इसको याद कैसे करोगे, रथ, चैरॉइट मतलब क्या होता है, रथ। अब ऐसे याद कर लो कि दाई माँ किस में आई, रथ में चढ़ के आई। कैसे याद करोगे, यानी कि यदि चैरॉइड कहीं पे भी दिखा तो आपको याद क्या करना है, दाई माँ किस में चढ़ के आई, रथ में चढ़ के आई हैं। बस ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर तो यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट साइट्स कंप्लीट हुआ। यदि कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो भी डाउट है आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आपको याद रखना है हर चीज़ को, है ना। इसके बारे में मैं आपसे कल पूछूंगी कि कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन सी नदी, कौन, तो आपको पढ़ के भी आना है ना। कल का जो सेशन होगा आपसे पूछा भी जाएगा तो आपको सब याद भी होना चाहिए। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।